Hello students, welcome back to our channel Learn and Grow, and today we will discuss 4th CTET paper 2 science important questions। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया है? चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट इन ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम। जो मानव उत्सर्जन तंत्र होता है उससे अपशिष्ट निष्कासन के सही चरणों का क्रम बताना है हमें। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाता है? एक्सक्रीशन सिस्टम या फिर उत्सर्जन तंत्र, और इसमें हमें उसके सही स्टेप्स को बताना है। चलिए अपने डायग्राम से इसको समझते हैं। हमें क्या दिया गया है? ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम इस डायग्राम में दिखाया गया है, जिसमें हमारे एक ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है, जिसमें हमारा ये जो मिडिल वाला पार्ट होता है, ये वाला कौन सा सिस्टम होता है? ये वाला जो है वो हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र होता है। और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, इसमें हमारे कौन से होते हैं? 2 किडनीज होती है, या फिर 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ किडनी होता है। सो हमारी बॉडी में कितनी किडनीज होती हैं? 2। उसके बाद इन किडनी से 2 डक्ट्स यानी कि नली जुड़ी रहती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। उसके बाद ये यूरेटर्स जो हैं वो एक ब्लेडर में जाकर जुड़ी रहती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लेडर, या फिर यूरिनरी ब्लेडर भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लेडर भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा एक पतला सा मार्ग होता है, रास्ता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे 4 जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट किडनी, सेकंड यूरेटर, थर्ड ब्लेडर एंड देन यूरेथ्रा। सो इसमें हम इनके फंक्शंस को समझते हैं। सो हमारी बॉडी में जो है वो 2 किडनीज होती है, जिसमें एक राइट किडनी होती है और एक लेफ्ट किडनी होती है। और इन्हीं किडनी से जो है वो हमारी क्या के जुड़ती हैं? वेन्स एंड आर्टरी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? शिरा और धमनियाँ, जिसे हम क्या कहते हैं? सिरा और धमनियाँ। तो इन किडनी से हमारी क्या लिंक होती है? सिराएं और धमनियाँ लिंक होती है। और सिरा में कैसा ब्लड बहता है हमारा? सिरा में जो है वो हमारा पोल्यूटेड ब्लड, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जिसमें CO2 की मात्रा अधिक रहती है, वो वाला ब्लड बहता है। और जो धमनियाँ होती हैं, इसमें जो है वो हमारा कैसा ब्लड होता है? प्योर, या फिर जिसमें O2 की मात्रा अधिक रहती है, वो वाला ब्लड किस में रहता है? हमारा धमनियों में रहता है। तो हमारे शरीर से जो भी शिराएं जुड़ी होती हैं, उनसे क्या होता है? जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? किडनीज में आ जाता है। और किडनी में ब्लड हमारा क्या होता है? उसके बाद प्योरीफाई होता है, या फिर उसको कह सकते हैं हम छनता है। उसके बाद ये इम्प्योर ब्लड किडनीज में छनता है, और उसके बाद जब ये प्योर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जब ये प्योर हो जाता है, तो ये इन धमनीज के थ्रू, इन आर्टरीज के थ्रू वापस से सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। सो जो भी उसके बाद हमारा जो भी हमारा आर्टरी से प्योर ब्लड हमारा बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। और जो यहाँ पे किडनीज के अंदर हमारा वेस्ट बचता है, जो भी हमारे वेस्ट बचेंगे वो सब कहाँ से? जो हमारा पानी बचता है वेस्टेज के थ्रू, वो कहाँ जाता है? इन यूरेथ्रा से फ्लो होकर कहाँ पे? ब्लेडर में इकट्ठा हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब इस ब्लेडर में अप्रोक्स कितने ml? 400 to 500 ml वाटर या बॉडी वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो हमें यूरिनेशन की फीलिंग आने लगती है, और यूरेथ्रा के थ्रू हमारा बॉडी वेस्ट निकल जाता है। सो यही सही हमारे स्टेप्स होते हैं एक एक्सक्रीशन सिस्टम के लिए। सबसे पहले क्या होता है? हमारा इम्प्योर ब्लड किडनीज में आता है, यहाँ पे प्योर होता है। फिर प्योर होने के बाद हमारा वापस से बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। जो भी हमारे यहाँ पे वेस्टेज बचे वो इन यूरेटर्स के थ्रू ब्लेडर में इकट्ठा हो जाता है, और ब्लेडर के बाद वो यूरेथ्रा से आउट हो जाता है। सो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? जिसमें सबसे पहले हमारी क्या आती है? किडनीज। यहाँ पे किडनीज जो है वो 2 ऑप्शंस में है। उसके बाद क्या दिया है? यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेटर। यूरिनरी ब्लेडर जो है वो 3rd ऑप्शन पे आता है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट गलत हो जाएगा। और हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3rd, किडनीज, यूरेथर
यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ विटामिन्स दैट आर स्टोर्ड इन द लीवर एंड आर नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी ऑन एवरीडे बेसिस। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा न्यूट्रिशन और विटामिन्स से है। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स वे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी फंक्शंस को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करते हैं। और विटामिन्स क्या कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। हमारे बॉडी में ये 6 विटामिन्स मिलते हैं, जिसमें भी हम इन विटामिन्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो जल में घुल जाते हैं और सेकंड जो वसा यानी कि फैट में घुलते हैं। तो जो जल में घुलते हैं वो कौन से होते हैं, बी और सी, और जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के। सो अब तक हमने क्या पढ़ा, जो विटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी फंक्शन को मेंटेन रखते हैं, और ये कितने होते हैं, 6 होते हैं टोटल। और इसमें भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो जल में यानी कि बी और सी, और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के। अब हमें क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ विटामिन्स दैट आर स्टोर्ड इन लीवर। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा लीवर होता है, लीवर के पास क्या होते हैं, सभी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, यानी कि जो फैट में घुल सकते हैं, वसा में घुल सकते हैं, वो सारे विटामिन्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारे लीवर में स्टोर होते हैं। तो लीवर में हमारे कौन कौन से विटामिन मिलेंगे, क्योंकि फैट सोल्यूबल कौन से हैं, ए, डी, ई, के, ये चारों हमारे क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल, इसीलिए ये कहाँ पे मिलेंगे, हमारे लीवर में मिलेंगे। और ये विटामिन्स जो है वो हमारे क्या होते हैं, डेली बॉडी को रिक्वायरमेंट इनकी नहीं होती हैं। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, डी, ई, के, ऑप्शन नंबर 4। इसमें ए किसके लिए ज़रूरी होता है, हमारी आइज़ के लिए। ए किसके लिए ज़रूरी होता है, हमारी आइज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और डी वाला क्या होता है, विटामिन डी से हमारा क्या होता है, बॉडी में जो हमारी किससे बनता है विटामिन डी, जो सन रेज होती हैं, सन रेज से हमारा विटामिन डी बनता है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, फीमेल्स में बांझपना, यानी कि वो क्या हो जाती हैं, वो कभी माँ नहीं बन पाती हैं। और विटामिन के होता है, विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या होता है, हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किस में, ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि ब्लड का जो हमारी बॉडी पे कभी भी चोट लग जाती है तो उसमें आपने देखा होगा थोड़ी देर वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लड जो है वो जम जाता है, उसे क्या कहते हैं, ब्लड का थक्का जमना। तो वो किसकी हेल्प से होता है, विटामिन के की हेल्प से होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, गॉल ब्लैडर ऑफ ए पेशेंट वाज सर्जिकली रिमूव्ड, यानी कि रोगी के पित्ताशय या पित्त की थैली को शल्य चिकित्सक द्वारा निकाल दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी एडवाइस वुड बी हेल्पफुल टू हिम, कौन सी आहार संबंधी सलाह जो है वो रोगी को दी जाएगी। ऑप्शन ए, अवॉइड हाई प्रोटीन डाइट, अवॉइड सोल्ट कंटेंट इन फूड, अवॉइड हाई फैट फूड, अवॉइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। सो स्टूडेंट्स, इसको भी हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ह्यूमन बॉडी में जिसमें उसका क्या दिखाया गया है, हमारा न्यूट्रिशन या फिर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इसमें आपको यहाँ पे लीवर दिख रहा होगा और लीवर के नीचे एक ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा होगा। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, ये ग्रीन वाला पार्ट ही क्या कहलाता है, गॉल ब्लैडर, और ये उसके ऊपर क्या होता है, हमारा लीवर होता है। राइट साइड में हमारा क्या होता है, स्टमक होता है, और उसके नीचे हमारा क्या होती है, एक आपको यहाँ पे एक लीफ वाली स्ट्रक्चर दिखेगी, आपको यहाँ पे एक लीफ वाली स्ट्रक्चर दिखती है। तो इस लीफ वाली स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय, क्या कहते हैं, अग्नाशय। सो हमारा बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके ये मेन पार्ट्स होते हैं,
लीवर और गॉल ब्लैडर। तो जो लीवर में हमारे कोई भी जो जूस बनता है, क्या होता है, जो लीवर अपना जूस बनाता है और इसके अंदर जो भी विटामिन्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं वो सब कहाँ पे स्टोर करता है, ये वो सब ये अपने क्या है में गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। यानी कि ये कहाँ पे स्टोर करेगा, इस पित्त की थैली में स्टोर करता है। और जो हमारा एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्या किया, इसको ही रिमूव कर दिया। तो जो हमारा इसमें लीवर में कौन से विटामिन्स, इसमें कौन से विटामिन्स मिलते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स मिलते हैं। क्योंकि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो लीवर होता है उसमें सारे फैट सोल्यूबल्स विटामिन होते हैं। तो इसके जूस में भी क्या मिलेंगे, ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स मिलते हैं। और जब डॉक्टर ने इस गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दिया तो यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या नहीं कर पाएगी, फैट्स को नहीं पचा पाएगी, क्योंकि उसके अंदर ये फैट सोल्यूबल वाला जूस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लीवर यहाँ पे इसको स्टोर ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जिस रोगी की पित्त की थैली निकल गई है उसे हाई फैट फूड नहीं देना चाहिए। उसे क्या नहीं देना चाहिए, हाई फैट फूड नहीं देना चाहिए, यानी कि जिसमें ज़्यादा घी तेल का इस्तेमाल होता है ऐसा खाना उसे हमें नहीं देना चाहिए। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें करेक्ट निकालना है। मीजल्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मीजल्स क्या होता है, खसरा रोग जीवाणुओं से होता है। खसरा, इसको हम जो जनरल भाषा होती है उसमें हम क्या कहते हैं, चेचक भी कहते हैं, या फिर जो हमारी क्या होती है और भी जो हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, छोटी माता या बड़ी माता, जिसमें हमारी बॉडी पे क्या हो जाते हैं, दाने निकल जाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मीजल्स या खसरा रोग कहते हैं। और आपने सुना होगा कि जो चेचक का मरीज होता है उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चेचक क्या हो जाता है, फैलता है, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ये फैल जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, चेचक के मरीज के पास नहीं जाना चाहिए। तो जो भी ये हमारी फैलने वाली डिजीज़ होती हैं वो बैक्टीरिया से नहीं होती हैं, वो किससे होती हैं, वायरस। क्योंकि आप सभी ने क्या सुना था अभी, कोविड-19 आप सबके लिए कॉमन है, और ये भी किससे होता था, वायरस से। और वायरस के मरीज को क्या रखा जाता है, सेपरेट रखा जाता है, क्योंकि इससे जो है वो जो दूसरे मरीजों में भी या दूसरे पर्सन्स में भी ये बीमारी फैल जाती है। तो मीजल्स जो है वो किससे होता है, एक वायरस से होता है। मीजल्स किससे होता है, वायरस से होता है। इसीलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, और प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक तरह का हमारा प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ होता है। और मलेरिया जो है वो इसी के थ्रू फैलता है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है, और इसे फैलाने का कौन काम करता है, मादा एनाफिलीज। ये एक हमारी फीमेल मच्छर होती है जो इस मलेरिया को फैलाने का काम करती है। और इसकी दवाई क्या होती है, कुनैन की दवाई। कुनैन की दवाई होती है जो किससे बनती है, सिनकोना जो ट्री होता है, कौन सा, सिनकोना ट्री होता है, उसकी छाल से हमारे ये कुनैन की दवाई बनाई जाती है। तो मलेरिया से सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मलेरिया किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। इसे फैलाता कौन है, मादा एनाफिलीज। इसकी दवाई कौन सी होती है, कुनैन की। और ये किससे बनाई जाती है, सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। यस स्टूडेंट्स, जो टाइफाइड होता है वो हमारा बैक्टीरिया से फैलता है, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, साल्मोनेला टाइफी। सो हमारा जो टाइफाइड होता है वो किस बैक्टीरिया से फैलता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है। तो ये ऑप्शंस भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4, लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय
वायरस। लैप्रोसी जो होता है इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग कहते हैं। और इस पे जो है वो हमारी ये एक तरह की क्या होती है, स्किन डिजीज़ होती है, जिसमें क्या होती है हमारी स्किन जो है वो बहुत ही अजीब सी हो जाती है। और ये किसके थ्रू होती है, ये एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ये एक वायरल डिजीज़ नहीं बल्कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। और लैप्रोसी जो है वो लैप्रोबेसिलस बैक्टीरिया किसके कारण, लैप्रोबेसिलस बैक्टीरिया से फैलती है। सो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। हमारे सही ऑप्शन कौन से हैं, बी एंड सी, और ए एंड डी गलत हो जाएगा। मीजल्स जो है वो वायरस से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, और लैप्रोसी भी जो है वो बैक्टीरिया से होता है। सो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें बी और सी दिया गया है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें क्या पूछा गया है, इन ए बैलेंस्ड डाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोवाइड मोस्ट एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट एंड फाइबर, ऑप्शन 4 विटामिन एंड प्रोटीन्स। सबसे पहले हम अपनी डाइट के बारे में समझते हैं और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सो हमारी जो डाइट होती है उसमें हमारे टोटल 7 टाइप के कंपोनेंट्स मिलते हैं, जिसे हम क्या भी कहते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट इन फूड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस। तो जो भी हमारी बॉडी की ग्रोथ, बॉडी में अगर हमारी चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए, और हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस होती हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, चाहे वो हमारा एक्सक्रीशन हो, चाहे वो हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम हो, सारे के सारे इन प्रोसेस को रेगुलेट करती है, उन प्रोसेस को कराने में हेल्प करती हैं। वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं हमारे, 7 टाइप के, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड फाइबर। और इन 7 न्यूट्रिएंट्स को भी हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रो होता है ज़्यादा, यानी कि जिनकी हमें ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है, वो क्या होते हैं, मैक्रो। और माइक्रो होता है कम, जिन कंपोनेंट्स या जिन न्यूट्रिएंट्स की हमें कम अमाउंट में आवश्यकता होती है, वो कौन से होते हैं, हमारे माइक्रो होते हैं। सो जो मैक्रो होता है उसमें हमारे 5 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर एंड फाइबर। एंड जो माइक्रो होते हैं उसमें हमारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमने ये इन 7 कंपोनेंट्स को पढ़ा, इनके जो है वो हर किसी के हमारे फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये दोनों जो है वो हमारे किसके लिए, एनर्जी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, ये हमारे किसके लिए होते हैं, अगर हमारी बॉडी में डिजीज़ हो जाती है। विटामिन्स जो है वो हमारे किसके लिए, डिजीज़ को रोकने में हेल्प करते हैं। और प्रोटीन्स जो है वो इसी में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो है वो फाइबर्स जो है वो हमारे क्या कहलाते हैं, बॉडी के सफाई कर्मी या फिर स्कैवेंजर्स ऑफ बॉडी कहलाते हैं, क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं वो हमारी बॉडी की सफाई में हेल्प करते हैं। वाटर क्या होता है, वाटर जो है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम कौन करता है, हमारा वाटर करता है। और जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स जो है वो हमारे बहुत कम अमाउंट में किसी किसी जगह आवश्यकता होती है। जैसे ब्लड में हमारा कौन सा आयरन मिलता है, Fe मिनरल मिलता है। तो इसकी हमें किस में ज़रूरत होती है, Fe की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में। वो भी किस में प्रेजेंट होता है, ये ब्लड में प्रेजेंट होता है। सो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इन ए बैलेंस्ड डाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोवाइड्स मोस्ट एनर्जी। और मोस्ट एनर्जी के लिए मैंने आपको क्या बताया, हमारे कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन से होते हैं, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें हमें फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स दिया गया है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आइडेंटिफाई द बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, उसके बेस पे हमें अपने बॉडी पार्ट को फाइंड करना है। ए वेरी हार्ड, कौन सा ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। एंड डू नॉट बेंड एक्सेप्ट एट मीटिंग पॉइंट, ये कहीं पे भी मुड़ता नहीं है, केवल मीटिंग पॉइंट की जगह पे मुड़ता है। ऑप्शन ए स्केलेटल, ऑप्शन बी बोन्स, ऑप्शन सी कार्टिलेज एंड ऑप्शन फॉर मसल्स। सो स्टूडेंट्स, ये हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमारा सही आंसर तो क्या होगा, बोन्स होगा, क्योंकि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और केवल हमारे जहाँ पे भी मिलान बिंदु या फिर मीटिंग पॉइंट होता है, जैसे क्या होता है हमारा कोहनी, कोहनी सिर्फ कहाँ पे मुड़ती है, जहाँ पे हमारी दो बोन्स आपस में कनेक्ट होती है, केवल वहीं से मुड़ती है। या फिर जो हमारा लेग का क्या होता है, घुटना, हमारी वहीं से मुड़ती है। तो हमारा सही आंसर तो क्या होगा, बोन्स होगा। लेकिन हम अभी बोन्स और उपस्थि या फिर कार्टिलेज में डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि इन दोनों में सबसे ज़्यादा हमें क्या होती है, कन्फ्यूज़न होती है। बोन्स क्या होता है, हमारा हार्ड पार्ट होता है, लेकिन कार्टिलेज जो हमारी उपास्थि होती है, क्या उपास्थि, वो हमारा कैसा होता है, एक सॉफ्ट पार्ट होता है। बोन्स कैसी होती है, नॉन फ्लेक्सिबल, इनको हम कहीं पे भी तोड़ मोड़ नहीं सकते। बट कार्टिलेज कैसी होती है, फ्लेक्सिबल। एग्जाम्पल, जो हमारा ईयर होता है, अगर आप ईयर के ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अपना पकड़ के देखेंगे तो ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ये फ्लेक्सिबल भी होता है, आप इसको आसानी से मोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट, जो हमारा बोन्स होता है उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी आ जाती हैं, हमारी आर्टरी एंड वेन्स, यानी कि धमनी और सिराएं हमारी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये बोन्स में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये कार्टिलेज में प्रेजेंट नहीं होती हैं। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन, कैन नॉट बी बैंड। ऑब्वियसली बोन को हम बैंड नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट, कहाँ पे, एक्सेप्शन क्या हो जाता है इसका हमारा, एक्सेप्ट एट मीटिंग पॉइंट। कहाँ पे बैंड कर सकते हैं, सिर्फ मीटिंग पॉइंट पे बैंड कर सकते हैं। और जो कार्टिलेज होती हैं इनको हम इजीली बैंड कर सकते हैं। आप अगर अपना ईयर को ऐसे टच करके देखेंगे यहाँ पे, तो आप उसको आराम से मोड़ तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, बोन क्या मिलके बनाती हैं, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स, जिसमें हमारी बहुत सारी बोन्स, जैसे हमारी हैंड की अलग होती हैं, हमारी लेग्स की अलग होती हैं, हमारा जो है वो रिबकेज होता है, हमारी फेस मसल्स होती हैं, हमारी जो हमारा हेड होता है, हेड की मसल, हेड की बोन्स होती हैं, ये सब आपस में मिलके क्या बनाती हैं, हमारा स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करती हैं। और जो ये हमारी कार्टिलेज होती हैं ये हमें कहाँ पे मिलेंगी, केवल नोज़ में मिलती हैं, ईयर्स में मिलती हैं। लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या होता है, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, क्या होता है, जो हमारे गले में वॉइस बॉक्स मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा डिफरेंस बोन्स एंड कार्टिलेज में। सो इस बेस पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2। बहुत हार्ड होती हैं और केवल मीटिंग पॉइंट पे ही बैंड होती हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें क्या दिया गया है, ब्रोंचाइटिस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड वर्सनिंग ऑफ अस्थमा। ब्रोंचाइटिस, सांस लेने में तकलीफ, और अस्थमा का वर्धन किस वजह से होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इन तीनों प्रॉब्लम से समझ ही आ रहा होगा, ये क्वेश्चन हमारा किससे है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, कौन सा, हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा हमारे श्वसन तंत्र की जो मेन पार्ट होता है वो क्या होते हैं, हमारे तो गुर्दे, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, गुर्दे जो होते हैं वो हमारा क्या होता है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। तो इसमें जो है वो हमारे कितने मिलते हैं, 1 और 1 दोनों साइड एक एक होता है। तो इसमें जो हम हमारे ऐसे
एक ग्रेप्स टाइप की शेप होती है, इसमें क्या होती है, दोनों में ही एक ग्रेप्स टाइप की शेप होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ची, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ची। और जब आप स्मोकिंग करते हो या फिर जब आप कहीं पे धुएं में प्रेजेंट होते हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं हो, तो ये धुआं, ये स्मोक का हो जाता है, ये इन ब्रॉन्चीज में घुस जाता है और इनमें क्या होता है, ये आपस में बाद में नीचे जमा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ये जो है वो ब्लॉक हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, इनमें ब्लैक कलर का एक लिक्विड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण ये जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं और जिसके कारण हमें ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रॉन्ची, ब्रीथिंग प्रॉब्लम या फिर अस्थमा कोज होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, स्मोक में, क्योंकि जहाँ पे भी धुआं प्रेजेंट होता है तो वो हमारे किस में घुस जाता है, हमारे लंग्स में चला जाता है, हमारे गुर्दों में चला जाता है और वहाँ पे क्या है, ये ब्लॉक कर देता है, उसकी फंक्शनल जो यूनिट होती है उसको ब्लॉक कर देता है। इसीलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, स्मोक, ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 1, मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कोस्ड बाय सडन स्लीपिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स बाय वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि जब भी हमारा ज्वालामुखी, ये हमारा एक ज्वालामुखी है, तो इसमें से जब ये ऐसे लावा बाहर आने लगता है तो ये किस वजह से होता है, हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ के हज़ारों किलोमीटर नीचे जो आपस में प्लेट्स होती हैं, क्या होती हैं, हमारी ये अर्थ है तो इसके हज़ारों किलोमीटर नीचे जो है आपस में ऐसी प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाती हैं और एक दूसरे से क्या होती हैं, एक दूसरे से टकरा जाती हैं, तो इसके कारण ही जो है वो हमारा क्या होता है, जो भूकंप आते हैं और हमारा क्या होता है, ज्वालामुखी फट जाता है। तो यही हमारा मेन रीज़न होता है भूकंप के आने का। सो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा सही। ऑप्शन नंबर 2, एन अर्थक्वेक ऑफ एन मैग्नीट्यूड ऑफ 3.0 ऑन रिएक्टर स्केल कैन ट्रिगर ए सुनामी। सो जो हमारा भूकंप होता है, भूकंप के लिए हम उसकी तीव्रता को किस पे नापते हैं, रिक्टर स्केल पे नापते हैं और रिक्टर स्केल जो है वो हमारा 0 से 9 तक होता है। सो आगे देखते हैं रिक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड हम किस तरह से नाप सकते हैं। अगर हमारा 2.5 और लेस है तो वो जो है वो हमको इतना ज़्यादा फील भी नहीं होता है, उसमें जो है वो हमें फील भी नहीं होता है। लेकिन इसको हम सिस्मोग्राफ क्या होता है, जो भूकंप को मापने का यंत्र होता है, जिस पे हम भूकंप को मापते हैं, मापने का यंत्र होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। लेकिन इसे हम सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। 2.5 से 5.4 क्या होता है, ऑफन फेल्ट बट ओनली कॉजेस माइनर डैमेज, मतलब कि ये हमें फील होता है लेकिन इसमें हमारा कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। बट जैसे जैसे हम इससे ऊपर जाते जाएंगे हमारा भूकंप जो है वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता रहता है। 5.5 to 6 क्या होता है, स्लाइट डैमेज टू बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स होती है उसको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन जैसे ही हम इससे ऊपर जाएंगे 6 to 6.9 मेजर डैमेज, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। और उसके बाद जो है वो 7.9 तक क्या ला सकता है, अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा सीरियस डैमेज कर देता है। और इससे ऊपर जाने पर हमारा क्या आ जाता है, सुनामी भी आ जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन जो है वो हमें क्या दिया गया है, गलत दिया गया है, क्योंकि क्या बोला है कि जो 3 रिक्टर स्केल है उस पर सुनामी आ जाती है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। और बाकी के ऑप्शंस पढ़ते हैं। A major earthquake is generally followed by tremors in the area। एक स्थान पर बड़े भूकंप के बाद प्राय छोटे भूकंप आते रहते हैं। यस, जब हमारा एक बहुत ज़्यादा हाई रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाता है, हाई रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाता है, तो उसके बाद छोटे छोटे भूकंप के झटके जो है वो हमको महसूस होते रहते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। यस, जो हमारा भूकंप का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। और भूकंप को जिस यंत्र से मापते हैं उसको हम क्या कहते हैं,
ग्राफ, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। सो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ये वाला ऑप्शन हमें इनकरेक्ट दिया गया है। यहाँ पे 3 की जगह क्या होना चाहिए था, अप्रोक्स 8 होना चाहिए था, क्योंकि 8 to 9 होने पर हमारा क्या आ जाता है, सुनामी आती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें क्या दिया गया है, The following table depicts the presence of absence of certain cell organism in the 3 ABC. What would be, हमें जो है वो ABC की इसमें क्या करनी है, पहचान करनी है। हमें कुछ सेल के पार्ट्स दिए गए हैं और बोला गया है इनमें से कुछ पार्ट्स ए में प्रेजेंट है, कुछ बी में प्रेजेंट है और कुछ सी में प्रेजेंट है। तो हमें ए, बी और सी की पहचान करनी है कि ए, बी और सी हमारे क्या होंगे। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। सो स्टूडेंट्स, चाहे जो भी सेल हो, चाहे वो हमारी प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, मोस्टली हमारी 2 ही टाइप की होती हैं, या तो प्लांट सेल होती है या एनिमल सेल होती हैं। तो साइटोप्लाज्म हमारा दोनों ही सेल में प्रेजेंट होता है, हमेशा दोनों सेल में प्रेजेंट मिलेगा साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य। सो ऑप्शन नंबर 1 से तो हम किसी की भी पहचान नहीं कर सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक भी यहाँ तीनों में प्रेजेंट है, क्योंकि केंद्रक भी क्या होता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में ही प्रेजेंट होता है। केवल कुछ ऐसे ही एक्सेप्शन हैं जिसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे हमारा एक लामा होता है जो कैमल की ही प्रजाति का होता है, तो उसमें जो है वो हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, सेल वॉल एल सेल मेम्ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी ऑल काइंड में प्रेजेंट होती है। सो हम क्या निकाल सकते हैं, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका झिल्ली, ये सभी तरह की सेल्स में, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, सभी में प्रेजेंट होती है। बट जो हमारी सेल वॉल है, जो हमारी कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति ओनली ऑन प्लांट सेल में, किसमें, ओनली प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में ये नहीं मिलती है। और प्लांट सेल में ये कोशिका वॉल या सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये हमारी सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सो ऑप्शन नंबर सी से या फिर हम सेल वॉल से क्या निकाल सकते हैं कि जो ए और सी में प्रेजेंट है वो क्या होगा, ए और सी हमारी कैसी होगी, प्लांट सेल होगी, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। और बी क्या होगी, क्योंकि बी में जो है वो हमारा सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो बी तो 100% क्या होगी, हमारी एनिमल सेल होगी, क्योंकि हमारा जो एनिमल सेल होता है उसमें कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5 पे देखते हैं हमें क्या दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक। वो ए में भी प्रेजेंट है और बी में तो होगा ही नहीं और सी में भी नहीं है। क्यों, बी में क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी क्या है, हमारी 100% एनिमल सेल है। और क्लोरोप्लास्ट किस लिए होता है, जो पौधों को हरा रंग देता है। पौधों को हरा रंग किससे मिलता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट से मिलता है। सो एनिमल सेल में तो हमारा हरा ग्रीन कलर होता ही नहीं है। सो इसलिए बी वाला ऑप्शन तो हमारा 100% क्या होगा, एनिमल सेल। और ए वाला क्या होगा, प्लांट सेल होगा, क्योंकि ए वाले में हमारे सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट है और इसमें हरित लवक भी प्रेजेंट है। अब हमें क्या देखना है कि सी क्या होगा। इसको पहले हम अपने ऑप्शन से चेक करते हैं। ए प्लांट सेल, ये हो सकता है ए प्लांट सेल, ए प्लांट सेल, ए प्लांट सेल, सब जगह प्लांट सेल है। उसके बाद बी ऑप्शन से चेक करते हैं। बी में हमारा क्या होना चाहिए, एनिमल सेल, एनिमल सेल। यहाँ पे प्लांट सेल दिया है तो ऑप्शन नंबर 2 कट जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 में भी प्लांट सेल दिया है तो ये भी कट जाएगा। अब ऑप्शन में हमारे क्या बचे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। इसमें सी देखते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी कट जाएगा। और सी पे भी हमारा क्या आएगा, एनिमल सेल ही आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि एनिमल सेल प्लांट सेल में हमारा
क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। सो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी देखा है कि हमारे ऑल प्लांट्स या ऑल ट्रीज ग्रीन कलर के होते हैं? नहीं, उसमें क्या होता है, हमारे बहुत से क्या होते हैं ट्रीज ऑरेंज कलर के, जिसमें ऑरेंज कलर की भी हमारी लीफ होती हैं, रेड कलर की भी लीफ होती हैं। ऐसे ही बहुत सारे ट्रीज़ हैं जो अदर कलर्स के भी होते हैं। सो जो अदर कलर के ट्रीज़ होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। हरित लवक की जगह उसमें क्या मिलता है, केवल पिगमेंट मिलता है। और पिगमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं हम, पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है, हमारा वर्णक होता है। और वर्णक क्या होता है, पौधों को कलर प्रोवाइड करता है। वर्ण यानी कि कलर, तो जो पौधों को कलर के लिए जिम्मेदार होता है वो कौन होता है, वर्णक होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये केवल और केवल ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए है हमारी प्लांट सेल, बी है एनिमल सेल, और सी भी क्या होगी, एनिमल प्लांट सेल होगी। क्योंकि इसमें हो सकता है हमारा पिगमेंट प्रेजेंट हो, क्योंकि इसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट है नहीं। सो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आया है और उनकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।